नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका और मैं हूं शिवम दुबे। 2003 में जो घटना घटी, इकरामा अवतार जग्गी हत्याकांड, जिसको लेकर के आज भी प्रदेश की सियासत और सत्ता के गलियारे जगमग उठते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जेसीसीजे प्रमुख हैं अमित जोगी, उनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? 2003 में घटना घटती है, फिर उसके बाद क्या क्या पहलू महत्वपूर्ण रहे, आपने किस तरीके से उस बीच संघर्ष किया, थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। 4 जून 2003 पिताजी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से निकल के अपने निवास की तरफ जा रहे थे। जयस्तंभ चौक, जो रायपुर का हृदय स्थल कहा जाता है, उससे कुछ ही कदम दूर पारा थाने के एकदम सामने में पिताजी की गाड़ी रोकी जाती है और 15-17 लोग उतरते हैं और पिताजी की गाड़ी पे हमला कर देते हैं। लाठी डंडों से, पेट्रोल से जलाने का प्रयास, और बैठे ही बैठे पिताजी की, क्योंकि खुद ड्राइव कर रहे थे वो, और उनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब काम चलाऊ ड्राइविंग जिसको कहते हैं, अपना काम वो कर लेते थे, इसलिए वो छोटा गाड़ी प्रेफर करते थे। तो बैठे बैठे उनके चेस्ट पे जो है फायर ओपन हुआ और गोली मारी गई। और पिताजी की ये घटना क्योंकि हमारे घर के रास्ते पे ही हुई थी, तो कुछ देर बाद मेरे को उनसे मुलाकात करनी थी। पिताजी बहुत व्यस्त चल रहे थे उस दौरान, क्योंकि एनसीपी का पूरा जिस तरीके से दायित्व उन्होंने संभाला हुआ था, उसके हिसाब से वो व्यस्त चल रहे थे और मुझे कुछ काम था, तो मैंने उनसे समय लिया था। तो मुझे बोले 8 बजे घर पे मिलेंगे। तो उनके बताए समय अनुसार मैं भी अपने ऑफिस से निकला। ऑफिस से निकल के मैं भी जा रहा था, मेरा कजिन ब्रदर भी मेरे साथ था। उस रास्ते पे जब हम लोग पहुंचे तो कुछ दूर, थोड़ी दूर में मेरे को ऐसा लगा कि पिताजी की गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है। तो मैं हैरान हो गया कि यहाँ पे पापा की गाड़ी क्यों खड़ी हुई है करके। तो मुझे लगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या गाड़ी पंचर हो गई, इसलिए उन्होंने छोड़ के और चले गए। और सामने गए तो देखे कि गाड़ी के कांच टूटे हुए हैं और पेट्रोल या मिट्टी तेल जैसी कोई चीज से महक रही है गाड़ी। तो भी मतलब गोली चलना, हत्या होना, इस टाइप की चीज तो दिमाग में कल्पना के भी बाहर होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कोई गाड़ी ठोक दी या कुछ हो गया। तो सामने ही में एक थाना था, मैं थाने की तरफ जैसे मूव किया तो उतने में वहाँ एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और बोले कि आप गाड़ी जानते हैं? तो मैंने कहा मेरे पिताजी की गाड़ी। बोले आप सब छोड़िए और मेकाहारा जाइए। तब भी मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कजिन ब्रदर की बाइक थी, उसमें बैठे हम लोग, और रास्ते से मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया कि पिताजी की गाड़ी ऐसे ऐसे खड़ी है और शायद उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं मेकाहारा जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए। बस मेकाहारा पहुँचे हम लोग तो वहाँ कोई खास लोग थे नहीं, 8-10 लोग थे, जो नॉर्मल रूटीन्स होती है। उस समय के तत्कालीन एसपी थे मुकेश गुप्ता जी, वो एक कमरे से बाहर निकल रहे थे और मेरे को देख के उन्होंने पूछा आप राम अवतार जग्गी के बेटे हो? मैंने हाँ। तो उन्होंने मेरे को इशारा किया एक कमरे की तरफ। तो मैं जब उस तरफ देखा तो पिताजी को स्ट्रेचर में उन्होंने लेटाए हुए थे और मेरे क्वेश्चन करने पे कि क्या हुआ, क्योंकि तब तक हमें यह नहीं पता था कि हुआ क्या है। तो एक रुमाल में उनकी कुछ सामग्री, जो भी सामान था, वो सामान मेरे हाथ में लाके उन्होंने दिया और बोले आपके पिताजी को किसी ने गोली मार दी। एक साधारण से सौम्य से परिवार के किसी सदस्य को रायपुर जैसी शांत नगरी के अंदर में गोली जैसी घटना तो कल्पना के बाहर थी। और हम लोग उस समय और उस चीज़ को
याद करते तो आज भी हम लोग दहल उठते हैं। और बस इसके बाद जब उन्होंने बताया तो मैंने उसी समय शाउट किया कि मेरे पिताजी की हत्या के पीछे अजीत जोगी, अमित जोगी और उनका परिवार है। तो उस समय की पुलिस ने मुझे दबाने की कोशिश करी, पर अंततः मोदापारा थाना हम लोग पहुंच गए और हमने नाम दर्ज रिपोर्ट लिखाई और इसके बाद केस प्रारंभ हुआ। सर, जब सत्ता बदलती है तब ये कहते हैं कि केस में गति आती है। क्या आपने कभी ये माना, ये आपको लगा कि सत्ता के बदलते ही आपके केस में गति आई? क्योंकि 2003 का मामला था, 2023 में जाकर के आप बोल रहे हैं कि न्याय मिला। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि सत्ता के बदलने से केस में गति आती है या धीमा होता है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जिनकी हत्या हुई थी एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे और जो हत्या के पीछे थे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के परिवार के लोग थे। इसमें पूरा मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट था। वो उनके पुत्र का जब नाम आया सीबीआई आने के बाद, तो निश्चित तौर पे वो उनको बचाने का जो प्रयास कर सकते थे पूरा प्रयास उन्होंने किया। अपना मनी पावर, अपना मसल पावर, अपना पॉलिटिकल पावर सब कुछ लगा दिया। मैंने जो एफआईआर लिखाई थी वो एफआईआर को पुलिस ने दूसरे दिन शून्य घोषित कर दिया और पिताजी के ऊपर हत्या और लूट का मामला दर्ज कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा उन्हें? जब परिवार कह रहा है तो परिवार की एफआईआर जो लिखे हैं उसको आप हटा के और हत्या और लूट का मामला दर्ज नहीं किया। हत्या और लूट के मामले में 2 अपराधियों को भी पकड़ लिया। 2 अपराधियों को भी पकड़ने के बाद चालान भी कोर्ट में पेश कर दिया गया। तो ये सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं, इन्होंने सिस्टम के साथ भी सब खिलवाड़ किया है। जो अपना पॉलिटिकल पावर, मनी पावर और मसल पावर था उन्होंने सिस्टम के साथ भी किया। जब सीबीआई आई और सीबीआई ने जब जांच चालू करी तो वो ही जो फर्जी आरोपी बनाए थे उन लोगों ने सीबीआई के सामने सारी परत खोल दी। मतलब हत्या को आपने लूट का और हत्या का मामला बनाया, फर्जी आरोपी बनाए, चालान भी न्यायालय में पेश कर दिया और बाद में वो केस जो है फर्जी निकला। उसमें जो अधिकारी थे, 3 पुलिस अधिकारी थे, तीनों जो है इस केस में अभियुक्त बने। निचली अदालत से उनको सजा हुई, अभी हाई कोर्ट से सजा हुई उनको। सर, जब ये मामला आया था तो 2007 में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जबकि इनको बख्श दिया गया था। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली और अभी जाकर के 2 अप्रैल को फाइनल वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट का भी कि आजीवन कारावास की सजा है। इसके बाद अमित जोगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आपकी कितनी तैयारी है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के? वहां से वो स्टे लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, निचली अदालत के फैसले से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट रहता है तो उसका अधिकार है कि वो ऊपरी अदालत में जाए, चाहे पीड़ित पक्ष हो चाहे अभियुक्त पक्ष हो। इसमें कोई भी डिनाई नहीं है, उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। परंतु जग्गी परिवार जिस तरीके से 23 साल से एक न्यायिक लड़ाई लड़ रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरा भी वहां पे तैयारी संपूर्ण हो चुकी है और मैं भी 2 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच रहा हूं और मैं अपने वकीलों के साथ बैठ के इसकी तैयारी करूंगा। हम अपनी बात पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे और जिस प्रकार से मेरा अटूट विश्वास न्यायालय के प्रति, न्याय के प्रति है, मुझे ये उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को बरकरार रखा जाएगा। सर, अगर मान लीजिए वहां पे कुछ ऐसा होता है कि अमित जोगी को स्टे मिल जाता है, तो क्या सतीश जग्गी के पास कोई प्लान बी तैयार है जिससे वो न्याय के लिए फिर से जा सके? नहीं, स्टे किस चीज में स्टे मिलेगा? स्टे वाली तो अभी कोई बात आई नहीं है वहां पे। और जब न्यायालय प्रक्रिया रहती है तो जब तक न्यायालय के समक्ष कुछ ना आए तो उसमें मेरा कुछ कहना अभी जो है ठीक नहीं है। वो क्या बात रख रहे हैं, आज दिनांक तक उनकी पिटीशन नहीं लगी है। जब मैं आपके से बात कर रहा हूं, आज दिनांक तक उनकी पिटीशन फाइल नहीं हुई है। वो अपनी पिटीशन में क्या प्रेयर कर रहे हैं, क्या न्यायालय के समक्ष बात रख रहे हैं, उस हिसाब से मेरे वकील तैयारी करेंगे, बात रखेंगे। अमित जोगी का जो राजनीतिक खेमा है वो इसको पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, राजनीति से प्रेरित बता रहा है। ऐसे में आपके पास उनके लिए क्या जवाब है जो इस तरीके की चीजों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं? उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहते हैं? तकनीकी रूप से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं इस केस में कभी भी राजनीतिक शब्द का उपयोग नहीं किया हूं और ना मैं आगे करूंगा।
पर वो प्रतिशोध जो बता रहे हैं वो मेरे को ये स्पष्ट करे कि वो कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा या याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे पिताजी की जब हत्या हुई थी 4 जून 2003, तब कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे। केंद्र में 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2004 के बाद जब यहाँ पे नवंबर के बाद जब यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर रमन सिंह जी के वर्डिक्ट से हमारे परिवार जब उनसे आग्रह करने गया कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि इस केस में निष्पक्ष जांच के लिए मैं इस केस को सीबीआई को देता हूं। अगर उनको राजनीतिक प्रतिशोध रहता तो जिस प्रकार से आपकी पुलिस ने फर्जी आरोपी बनाए थे, उनकी पुलिस आपको आरोपी बना देती, तब तो आप कहते तो मैं मानता। पर उन्होंने तो निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को दिया, और सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ये आप स्पष्ट करें कि आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। परंतु मैं इस केस में राजनीतिक शब्द का उपयोग कभी न किया हूं और न कभी करूंगा, और न ये सब चीज से मुझे लेना देना। सर, जैसे 2 अप्रैल को जो फैसला आया उसमें अमित जोगी को मास्टरमाइंड भी माना गया इस पूरी घटनाक्रम का, उसके बाद उनको सजा सुनाई गई। ऐसे में कई मामलों में ये भी देखा गया है कि मास्टरमाइंड को फांसी की सजा होती है। तो क्या आप मानते हैं कि जांच एजेंसी के अधिकारियों से कहीं चूक हुई तो वो वर्डिक्ट नहीं आ पाया, जिसकी आप भी कई बार चर्चा करते हुए नजर आए? देखिए, सीबीआई ने जो केस बनाया, सीबीआई ने जो साक्ष्य इकट्ठा किए, सीबीआई ने जो निचली अदालत में अपना चालान पेश किया, वो 2007 में भी सीबीआई केस जीती। सीबीआई के केस से में 28 लोगों को सजा हुई और एक को बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ा गया। उसके बाद जो अभियुक्त पक्ष थे उन्हीं में से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि इतना पैसा लेके अमित जोगी, क्योंकि सतीश जग्गी ना कभी इस लाइन पे गया ना कभी जाएगा, वो अपनी न्यायिक लड़ाई को सीधे सीधे तरीके से उन्होंने ही बताया। तो जो अमित जोगी को छोड़ा गया था उसमें हमने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर करी, रिवीजन पिटीशन एडमिट हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जो जग्गी परिवार डे वन से आरोप लगाया कि इस केस में अजीत जोगी और अमित जोगी का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि स्वर्गीय जोगी जी अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगा, मेरी श्रद्धांजलि मैं उन्हें देता हूं। परंतु उस बात को सीबीआई ने प्रूव किया, सीबीआई के मुख्य आरोपी बनाए गए, सीबीआई ने मास्टरमाइंड बताया। अब जब उच्च न्यायालय का फैसला आ गया और उन्होंने भी ये माना कि इस केस में जिस साक्ष्य पे 28 को सजा हो सकती है उसमें एक को छोड़ा जाना न्याय संगत नहीं पाया जाता, और अमित जोगी इस केस के मास्टरमाइंड है। न्यायालय के फैसले के बाद अब कोई भी बात जो है अधूरी नहीं रह जाती, उन पे संपूर्ण विराम लग जाता है। जब न्यायालय ने उन्हें अभियुक्त मान के आजीवन कारावास की सजा दी तो हमारा और आपका कहने का कोई औचित्य नहीं। सर, शुरुआती दौर पे जब सीबीआई और पुलिस दोनों जांच कर रहे थे और दोनों में विरोधाभास भी था, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही जांच कर रहे थे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। ऐसे में अगर मान लीजिए कि 2003-2004 में ही अगर इसकी पारदर्शिता तरीके से जांच होती तो क्या आपको इतना भटकना पड़ता? और अगर ऐसा आप मान रहे हैं कि हाँ पारदर्शिता से जांच नहीं हुई, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग आप करने वाले हैं? वो अधिकारी तो जेल में है, जिन्होंने इस केस को मैनिपुलेट किया, जिन्होंने इस केस को भटकाया, जिन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया, जिन्होंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनकी शासन, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस ने इस केस को जब भटकाया, वो तो सब आज जेल में, वो तो अभियुक्त बन चुके हैं। जो सीबीआई ने केस बनाया उस केस में वो तीनों अधिकारी, सीएसपी गिल, आरसी त्रिवेदी, वीके पांडे, वो तीनों इस केस में अभियुक्त है। अभी हाई कोर्ट से भी उनको सजा हुई है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई ये जो 3 अधिकारी थे या छत्तीसगढ़ शासन, तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय, ये किसके लिए बचाव के लिए काम कर रहा था? वो जो भीड़ मुरैना के जो अभियुक्त थे, जो उनके लिए काम कर रहा था? पूरा शासन, पूरा प्रशासन उनको बचाने के लिए काम कर रहा था, अपने पुत्र को बचाने के लिए काम कर रहा था, जो उन्होंने 2007 के फैसले में वो कामयाब हुए। तो मैं सिर्फ केस नहीं लड़ रहा हूं, मैं एक सिस्टम्स की भी लड़ाई लड़ रहा हूं।
जिस कोर्ट में सीबीआई की कोर्ट में पहले दिन से ट्रायल चालू हुई, उस समय जज थे शिवमंगल पांडे। शिवमंगल पांडे साहब को बीच में केस छोड़ना पड़ा। ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन गई कि उनको केस छोड़ना पड़ा। उसके बाद दूसरी कोर्ट में गया, दूसरी कोर्ट को केस छोड़ना पड़ा और तीसरी कोर्ट में फैसला आया, तो वो फैसला भी अपने आप में बायज निकला, अपने आप में उसमें खरीद फरोख्त दिखाई गई। मेरे द्वारा तो नहीं दिखाई दी, अभियुक्तों के द्वारा दिखाई, परंतु मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं इस लाइन पर नहीं जाना चाहता हूं। तो डे 1 से ये चीज स्पष्ट थी कि पिताजी की हत्या के पीछे इन लोगों का हाथ है। अब न्यायालय के फैसले आने के बाद वो बात खत्म हो जाती है। सर 23 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा समय होता है किसी भी न्याय के लिए। ऐसे में ये भी चर्चाएं उठी कि कई बिचौलिए भी आपसे संपर्क करने की कोशिश की कि केस सेटल हो जाए, और चर्चाएं ये भी उठी कि आपने केस को सेटल करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे। मैंने मांगे। ये तो पहली बार मेरे से आप जैसे कोई वरिष्ठ पत्रकार क्वेश्चन किया। आज तक मेरे समक्ष ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है और इसको मैं खारिज करता हूं सीधे तौर पे। अगर मैं 10 करोड़, मेरे को डॉलर और पाउंड में तोलने के लिए तैयार थे उन लोग। आप 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए से ऊपर तो उनका केस में लग चुका होगा। तो ये बात पिता के सामने में 10 करोड़ रुपए का कोई मोल नहीं है। मैं उस समय जिस चीज में हाथ रखता ना, वो चीज मेरे को अवेलेबल कराने के लिए वो लोग तैयार थे। जहां पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस विभाग, पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय जिसको बचाने के लिए लगा था, वो सतीश की कोई भी डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार थे। तो ये बात आपकी उचित नहीं है और मैं अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने अपना पिता खोया है, वो 23 साल का दर्द और वो पिता को खोने का दर्द मैं जानता हूं। आपके क्वेश्चन हो सकते हैं पर मैं इस चीज में कभी नहीं आता। सर इस पूरे मामले में कई बार आपने जिक्र किया कि बहुत संरक्षण मिला उनको, अलग अलग तरीकों से संरक्षण मिला। ऐसे में जब ये केस अब फाइनल वर्डिक्ट में पहुंच चुका है, आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, तो क्या सतीश जग्गी उन नकाबपोशों का नाम भी सामने लाएंगे जो इस केस में संरक्षण देते हुए रहे? निश्चित तौर पे आज न्यायालय का फैसला आ चुका है, इसलिए मैं आपके कैमरे के समक्ष बात कर रहा हूं। आज से पहले मैंने कभी बात नहीं करी थी। जब तक न्यायालय में मामला था तब तक मैंने कभी भी इस फैसले में बात नहीं करी। अब न्यायालय का फैसला आ चुका है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट है, पर आज दिनांक तक आपके कैमरे के सामने कि अमित जोगी द्वारा कोई भी पिटीशन वहां अभी तक नहीं लगाई गई है। जिस दिन वो समक्ष आएगी हम निश्चित तौर पे उसका जवाब देंगे और उस फैसले आने के बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सबके साथ में करूंगा, साझा करूंगा, परंतु अभी उसका उचित समय नहीं है। सर एक आध दो नाम अगर बता सकें ऐसे जो राजनीतिक संरक्षण उनको मिल रहा था। नहीं, मैंने कहा ना न्यायालय में मामला अभी लंबित है, 20 तारीख की हियरिंग है, तो मैं ऐसा कोई भी नाम नहीं लेना चाहूंगा जिससे इस केस को प्रभावित किया जा सके। इसलिए मैं आप इंतजार करिए, निश्चित तौर पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि इस परिवार ने जो जो विपता है, जो जो पीड़ाएं, जो जो कठिनाइयां झेली है और किन किन कारणों से झेली है, वो सब आप सबके समक्ष आएगा। सर लोग कहते हैं कि इस पूरी कानूनी जंग में दो बड़े परिवार, एक आपका और एक जोगी का, वो आमने सामने रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जग्गी वर्सेस जोगी जैसे नाम भी इसको हेडलाइन में दिए गए, चर्चाएं हुई। क्या इस हेडलाइन को सही मानते हैं आप? क्या आपके परिवार को खत्म करने की भी साजिश हुई इस बीच? क्यों नहीं होगी। आज आपके कैमरे के समक्ष बात कर रहा हूं, 20 तारीख की तैयारी में कर रहा हूं। उनको पता है कि कानूनी लड़ाई है, कल रात कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं करेंगे उन लोग और क्यों नहीं किए होंगे? उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे मोड़ने की कोशिश करी, पर वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि मैंने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज खो चुका था। इसलिए मुझे और कुछ खोने का अब डर बचा नहीं है। सर निचली अदालत में जो फैसला सुनाया उसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है, सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का रुझान निचली अदालत की उस सुनवाई की तरफ जाता है जहां पे अमित जोगी के पक्ष में फैसला दिया गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही मानेंगे जो न्यायालय में तय होगा? न्याय का जो भी फैसला न्यायालय का आएगा वो मुझे सर्वमान्य होगा, परंतु आपको ध्यान दिला दूं कि जो अभी रिवीजन पिटीशन जो सीबीआई के अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल बाद
2011 में लगी थी, 12 साल बाद जो अलाउ किया उन्होंने कि इस फैसले में बहुत से साक्ष्य हैं, बहुत से सबूत हैं और इसको फिर से सुना जा सकता है, वो उसी फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में रखा था, उसी फैसले के अगेंस्ट जो अपील सुप्रीम कोर्ट में तैयार की गई थी सीबीआई द्वारा, उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि हाई कोर्ट इस मैटर को फिर से सुने और सुन के अपना निर्णय ले। उन्हीं के निर्देश पे एक फैसला आया है, उन्हीं के निर्देश पे सुनवाई हुई है और माननीय हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करी और इसमें फैसला दिया। सर, इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा ये भी थी कि सतीश जग्गी बहुत जल्द किसी पार्टी से जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इतने हाईलाइटेड हो गए हैं, इतने बयान हैं उनके, आज सोशल मीडिया में पूरी चर्चा में हैं। तो क्या सतीश जग्गी ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक पदार्पण उनका होने वाला है? नहीं, मैं इस राजनीतिक जवाब का, आपका प्रश्न का कोई जवाब नहीं दूंगा। आपको ये प्रश्न करना है तो उसके लिए किसी दूसरे मंच में बुलाइएगा। इस चेयर में बैठ के मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। एक मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूं कि देरी से मिला न्याय एक अन्याय के बराबर होता है, तो क्या सतीश जग्गी मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है इन 20 सालों में? अगर इस 2 अप्रैल के फैसले को अगर दरकिनार किया जाए तब क्या सोच रहे थे सतीश जग्गी? देखिए, न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, परंतु आपकी बात एक सत्य है कि मुझे न्यायिक लड़ाई के साथ जो सिस्टम से लड़ना पड़ा, ये जो विलंब हुआ है वो सिस्टम के कारण हुआ है। सिस्टम में ऐसी कई सारी खामियां हैं जिसका फायदा ऐसे प्रभावशाली परिवार, ऐसे सक्षम परिवार जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास मसल पावर है, जिनके पास राजनीतिक पावर है, वो फायदा उठाते हैं और इस चीज को विलंब करते हैं। परंतु एक बात है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, वो बात सत्य होते दिखती है। पर निश्चित तौर पे आप न्यायिक लड़ाई के साथ जो सिस्टम की लड़ाई होती है, जो एक परिवार, साधारण परिवार एक लड़ने की प्रयास करेगा, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा असंभव चीज है कि एक सिस्टम से लड़ना एक परिवार के लिए, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी टेढ़ी खीर है। और न्यायालय में बात रखना, न्यायालय के समक्ष अपनी वो रखना, परंतु हर चीज में विलंब, हर चीज में विलंब, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना, हर चीज को राजनीतिक उससे करना, ये एक आम आदमी के लिए जो है ना पॉसिबल नहीं है। वो इस चीज में मेरे ख्याल से सतीश जग्गी आज जहां खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान की आबादी के 1% भी नहीं होंगे जो वहां पे कह के बात कर रहे हैं। परंतु मेरे अंदर एक जुनून था, मेरे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ था उसको न्याय दिलाने के लिए मेरे अंदर एक जो दिव्य शक्ति आई थी, एक परमात्मा का जो मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी, वो सब चीज को लेते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। परंतु निश्चित तौर पे हमारे सिस्टम में बहुत खराबी है, उसको बहुत ठीक किया जा सकता नहीं, उसमें परिवर्तन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका फायदा अभियुक्त पक्ष उठाता है। सर, अपने ऊपर वाले की बात की, ब्लेसिंग्स की बात की, 2003-4 में जब ये घटना घटी उसके बाद उस परिवार को लेकर के पूरी राजनीतिक गिरावट देखी गई, तो क्या आप इसे ऊपर वाले का न्याय मानते हैं? क्या उससे जोड़ रहे हैं कि ऐसी कुछ घटना हुई जिसके बाद उनका पतन शुरू हो गया और उसके बाद आज भी मतलब जैसी चीजें बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैंने अगेन कहा ना, जो हम लोग सुनते हैं बातें, जो हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने बनाई है कहावतें, वो कोई भी बात जो होती है ना वो पेन से लिखी नहीं होती, उनका अनुभव होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सुने ना आप, जैसे आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, ये न्याय की नीति है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपका जो सोच है, आपके जो विचार है, आपके पास जब तक पावर है आप उसको ढक के रखे रहेंगे। जिस दिन ऊपर वाले की लाठी चलती तो उसकी आवाज नहीं आती है। तो अभी तो ऊपर वाले की लाठी चलना बाकी है मेरे हिसाब से, अभी तो ये न्याय की लाठी चली है, अभी तो ऊपर वाले की बाकी है। जब ऊपर वाले की चलेगी ना तो उसमें आवाज नहीं होती है, और जैसा आप करेंगे वैसा आपको भरना है, ये यहाँ पे आपके समक्ष दिख रहा है। सर, इस पूरे मामले में अमित जोगी के बयान आ रहे हैं पूरे लगातार, वो भी उतने ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं जितने कि आप दे रहे हैं, तो वो अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं, वो अपने आप को निर्दोष मान रहे हैं। ऐसे में मतलब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मसले पर अंजाम क्या होने वाला है? अब अंजाम कैसे तय होगा और कितनी लड़ाई और चलेगी? सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है,
कितनी लड़ाई और चलने वाली है सर? मुझे ऐसा लगता है कि 5-1 साल और लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी नॉर्मल हियरिंग में जब आएगा 28, आज मेरे से ज्यादा खुश तो वो 28 अभियुक्त हैं जिनको 2007 में सजा हुई थी, उनकी भी तो लड़ाई 20 साल की हो गई है। पूरी बारात को अंदर कर दिए, दूल्हा बाहर हो गया था। आज तो वो सब बाराती खुश हो गए हैं। आज मेरे से ज्यादा खुश तो वो बाराती हैं। और अमित जोगी अपने आप को निर्दोष बता रहे, किसको मतलब वो हाई कोर्ट के फैसले को मानने से तैयार नहीं है। आज आपके चैनल ने, मैंने या सीबीआई ने, किसी ने नहीं, न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने आज आपको दोषी ठहराया है। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। मेरे परिवार को न्याय मिला है, मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। मैं उस न्याय का आदर करता हूं और आगे भी मेरा अटूट विश्वास है कि ये न्याय बरकरार रहेगा। इतनी लंबी लड़ाई सर, इतने लंबे फैसले, मतलब 20-20 साल, 23-23 साल का इंतजार, और उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख, 5 साल और देरी न्याय के लिए, तो इस बीच जग्गी परिवार मजबूत रहेगा? मुझे तो न्याय मिल चुका है। जिसे न्याय नहीं मिला या न्याय मिलना नहीं मानता या न्याय मानता है, वो गया सुप्रीम कोर्ट। और जग्गी परिवार तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर आया था आदेश, हाई कोर्ट ने उस आदेश का पालन किया, हाई कोर्ट ने उसको, और सुप्रीम कोर्ट में मेरे टीम, मेरे लॉयर सब तैयार हैं। 20 तारीख को हम अपनी पूरी बात रखने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है, पर मेरा अटूट विश्वास है कि ये निर्णय, ये जो सजा है आजीवन कारावास की, बरकरार रहेगी सर। ये इस चीज को लेकर के भी कई सस्पेंस अभी बने हुए हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप और कठोर सजा की मांग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब वो याचिका, पिटीशन दायर करेंगे और उसके जवाब में जब आप लोग खड़े होंगे तो और कठोर सजा भी मांग सकते हैं। क्या इस सजा से संतुष्ट हैं या फिर सच में? नहीं, हम तो मांग करेंगे। जिस दिन भी हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं अमित के लिए फांसी की सजा की मांग करूंगा। अमित का पासपोर्ट जब्त करने की मांग करूंगा, क्योंकि अमेरिकन पासपोर्ट कहीं ना कहीं अमेरिकन रेसिडेंस रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं वो अमेरिका ना चले जाए, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन भी मेरे को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे इस आजीवन कारावास को फांसी में तब्दील करने का आग्रह करूंगा। छत्तीसगढ़ में सर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त जब आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं और मेरा परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अप्रिय घटना ये नहीं होती कि गोली चला देना, कोई भी आरोप लगा देना, कोई भी लालचन लगा देना, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना मेरे परिवार या मेरे साथ घट सकती है। इस चीज से मैं डिनाई नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। तो उस चीज से बचने के लिए सर कुछ आपने प्रिकॉशन अपनाया है, कुछ आवेदन, कुछ ऐसी चीजें जो पुलिस के समक्ष पेश की गई हो? मेरे को जो देना था मैंने दे चुका है। शासन प्रशासन जाने कि उसको कैसे हैंडल करना है, नहीं करना है। मेरे परिवार या मेरे साथ ऐसे कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की। सर एक बार आखिरी बार फिर से वही सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्या सच में सतीश जग्गी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं या अभी सिर्फ विचार चल रहा है और सिर्फ राजनीतिक गलियारे ही गर्म हो रहे हैं आपके नाम से कि हाँ सतीश जग्गी? बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत शुक्रिया। मैं अपने पिताजी की न्यायिक लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं उसी पे आपके सवालों के जवाब दूंगा। ऐसे राजनीतिक सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये सतीश जग्गी थे जो पूरे घटनाक्रम को लेकर बता रहे थे और न्याय से अभी संतुष्ट है, लेकिन लड़ाई बाकी है, इस चीज का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी शुरुआत, बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।